औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिस्ट्स सॉल्व करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड्स। So scientists, when they solve biological problems, they use scientific methods. Steps biological methods के क्या क्या हैं? पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तीसरा स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को बनाना। और फिर डिडक्शन स्टेप है, यानी वहां से कुछ जो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी उनको डिड्यूस करना है, उनको कम करना है। एक्सपेरिमेंटेशन, और उन डिडक्शंस की बेस पे फिर एक्सपेरिमेंट करना है। और एंड में समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स, यानी जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उनको समराइज करना है। पहला जो हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, तो इसमें हम बायोलॉजिकल या साइंटिफिक प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो क्वेश्चन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहां पर हम टर्म यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल। और ये क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड बाय समवन, यानी किसी ने भी ये पूछा, ये कोई भी ये पूछ सकता है, और कम्स इन माइंड ऑफ द रिसर्चर, या ये क्वेश्चन जो है किसी रिसर्चर के माइंड में भी आ सकता है। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप ऑब्जर्वेशंस की होती है। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें 5 सेंसेस को यूज किया जाता है। 5 सेंसेस आर यूज्ड: विजन, स्मेल, टेस्ट एंड टच, एंड हियरिंग आल्सो। जी, 5th वन इज हियरिंग। अच्छा, अब इसमें दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एक को कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और दूसरे को कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, दीज आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को जब हम मेजर करते हैं उसमें नंबर्स हम नहीं यूज करते। जैसे फ्लावर कलर, रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर, अब इसमें ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। या अगर हाइट की बात करते हैं, टॉल, शॉर्ट, ये सारे जो है, तो मीडियम हाइट, अब ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनमें वैल्यूज यूज होती हैं और जो मेजरेबल हो सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेट भी वो होने चाहिए, और वो होते हैं। जैसे कि हाइट की अगर बात करते हैं तो एक प्लांट की हाइट कितनी है? 2 फीट, 10 मीटर्स। या उसके जो तना है उसका सरकमफ्रेंस कितना है, तो उसको अगर हम इंचेस में ले आते हैं, मे बी 10 इंचेस, 20 इंचेस, 30 इंचेस, तो यहां पर नंबर्स यूज हो जाते हैं। उन करेक्टर्स को कहते हैं क्वांटिटेटिव करेक्टर्स, और या ऑब्जर्वेशंस को कहा जाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तीसरा स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जो है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं तो वो बेस होता है हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस पे बेस होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है कि स्टेटमेंट दैट में प्रूव टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ये वो स्टेटमेंट है दैट में प्रूव, वो ये प्रूफ कर सके, वो साबित कर सके क्या? टू बी द आंसर, के वो आंसर हो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। और क्या? अंडर स्टडी, यानी जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं।
This may be tentative explanation of the observation that may be true. Generally hypothesis को जब हम लेते हैं तो वो ऑब्जर्वेशंस जिनकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं वो ट्रू हो सकती हैं। अच्छा, किसी भी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? वो एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो एक टेंटेटिव आइडिया हो और जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस हो उनके साथ ये एग्रीएबल हो, टेस्टेबल भी हो और एट द एंड उसमें ये भी पॉसिबल हो कि ये फल्सिफाइबल हो, पोटेंशियली फल्सिफाइबल, यानी फॉल्स भी हो सकता है कि ये फॉल्स हो। नॉट ओनली कि हम वन डायरेक्शन में कि सिर्फ ट्रू ही हो, चांसेस हो कि ये फॉल्स भी हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस हाइपोथेसिस के। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में दिए गए हैं। डिडक्शन किस चीज को कहा जाता है? लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस, यानी किसी भी हाइपोथेसिस से जो रिजल्ट्स हम लेते हैं, जो डिडक्शन हम करते हैं, टू ड्रॉ डिडक्शन, हाइपोथेसिस को हम ट्रू ही लेंगे और इसमें इफ और देन का कॉम्बिनेशन, लॉजिक का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। जैसे कि इसकी मिसाल हम यहां पर ये ले लेते हैं कि एक बैटरी है जो टॉर्च जलाई जाती है, वो काम नहीं कर रही है। अगर वो टॉर्च काम नहीं कर रही है तो उसके 2 ऑप्शंस हैं। ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि बल्ब नहीं जल रहा। अब 2 किस्म की उसके हाइपोथेसिस हो सकते हैं। या नंबर 1, बल्ब उसका ठीक नहीं है। नंबर 2, उसमें जो बैटरी सेल्स लगे हैं वो खराब है। तो 2 हाइपोथेसिस हो गए। अब डिडक्शन में ये करते हैं कि इन 2 हाइपोथेसिस को चलाते हैं, उनमें एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? बल्ब को चेंज कर लेंगे। अगर बल्ब ठीक हुआ, दूसरा नया बल्ब लगा और फिर भी ना जला, तो ये हाइपोथेसिस, ये वाला जो है तो गलत हो गया, इट इज फॉल्स। दूसरा हाइपोथेसिस कि बैटरी सेल्स जो हैं वो खराब हैं, तो नया बल्ब तो लग गया, उससे कुछ ना हुआ, स्टेप वाइज जा रहे हैं। डिडक्शन दूसरी पे आ जाते हैं कि दूसरे हाइपोथेसिस को ठीक करने के लिए अब सेल्स को निकाल दिया और नए सेल्स को डाल दिया। अब अगर वो जला, सो दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू कि सेल्स उसमें नहीं लगे। इफ द बैटरी इज डैमेज्ड, देन रिप्लेस इट विद न्यू बैटरी, ये लॉजिक उसमें चलता है। और इफ द बैटरी इज डैमेज्ड, देन द टॉर्च विल नॉट स्विच ऑन। तो ये दोनों तरीके से इसको इफ और देन को हम यूज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन किसको कहा जाता है? कि जिस जनरली कोई भी हाइपोथेसिस को हमने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल अभी मैंने टॉर्च के लिए एक्सपेरिमेंट क्या किया? बल्ब को रिप्लेस किया। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि बल्ब ने अगर काम न किया तो फिर हमने उसकी बैटरी सेल्स को रिप्लेस किया। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू प्रूव इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। तो उसमें भी हाइपोथेसिस ट्रू है कि नहीं है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। रिगोरस टेस्टिंग ऑन डिडक्शंस इज डन। अच्छा, ये हो जाता है कि ये कंटिन्यूअस डिडक्शन पे वो कंटिन्यूअस टेस्टिंग की जाती है इन डिडक्शंस पे, डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स लगाए जाते हैं। तो आखिर में फिर बायोलॉजिस्ट्स उनको पता लगता है कि विच हाइपोथेसिस इज ट्रू। जब ये सारा कुछ हो जाता है, फिर जो रिजल्ट्स हैं उनको समराइज किया जाता है। सबसे पहला काम, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। जो एक्चुअल डाटा होता है क्वांटिटेटिव, उनको लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा टू ड्रॉ रिजल्ट्स। फिर उन जो डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा एक्सपेरिमेंट से लिया गया है, उनके प्रॉपर अरेंज करके उन पे ग्राफ्स बनाए जाते हैं, उन पे टेबल्स बनाए जाते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल आपकी बुक में दी गई है
मलेरिया की। अब मलेरिया जो था, इससे बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग फौत हुए पास्ट में। अच्छा, दे किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज, बहुत सारे लोग इसमें जो है तो फौत हुए। अगर कोई और डिजीज ली जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू अदर डिजीजेस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो पहले उसको ठंड लगनी शुरू हो जाती है, और फिर वो चिलिंग एंड कोल्ड इस कंडीशन में रहता है। टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 98.6 है फ़ारेनहाइट। तो इस ये एफ का मतलब है फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, हेडेक्स होते हैं, सर में दर्द होता है, नोजिया यानी उनको वोमिटिंग फील होती है या वोमिट भी करना शुरू कर देते हैं। और कुछ टाइम, आफ्टर सम टाइम दे बिगिंस टू स्वेट, और उनको पसीना शुरू हो जाता है, एंड फील बेटर। तो थोड़ा टाइम वो उसके बाद वो थोड़ा बेहतर फील करने लगते हैं। अब ये इवेंट यानी चिल्स एंड कोल्ड, हाई फीवर, हेडेक, नोजिया, स्वेटिंग, और फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये कंटिन्यू रहते हैं, रिपीटिशन इन सीरीज ऑफ इवेंट्स की होती है आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स, और आफ्टर 72 आवर्स। लेकिन अब ये डिपेंड करता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज पे। अच्छा, अब यहां पर जो डायग्राम दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में है, पहले मैंने डायग्राम ही बना दी उसके बजाय से कि एंड में ये बताऊं। पहली होती है ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप है डेवलप हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, एंड देन मेक डिडक्शंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस, देन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स उसमें परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में दो ग्रुप लगाए जाते हैं, एक को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, एक को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जब ऊपर मलेरिया की बात हो रही है, तो मलेरिया में पेशेंट्स जो होंगे जिनको मलेरिया है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। हेल्दी पर्सन जो होगा वो कंट्रोल ग्रुप में होगा। तो कंट्रोल ग्रुप जनरली लगाया जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप वो स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए, देखने के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद फिर डिड्यूस रिजल्ट, उसमें से रिजल्ट क्या आ रहा है। अब ये रिजल्ट में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसने हाइपोथेसिस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, नॉट सपोर्टेड, या उसने हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। अच्छा, फिर रिजल्ट्स में सजेस्ट फर्दर रिसर्च। अगर सपोर्ट ना किया तो रिजल्ट्स हमें बताएंगे कि हम इस पे और डिटेल एक्सपेरिमेंटेशन करें और रिसर्च इस पे कंटिन्यू हो। अगर तो वो एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट हमें वो हाइपोथेसिस उसमें ट्रू हो गया, तो या तो हम इसमें भी फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या रिजल्ट, ताकि इसको कंफर्म कर लें। ये इसलिए करते, उसमें तो इसलिए कर रहे हैं कि वो सपोर्ट नहीं किया था, तो फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। यहां पर इसलिए किया जाता है, यहां पर इसलिए किया जाता है कि ये जो हमारा हाइपोथेसिस सपोर्ट हुआ, ये तो वन टाइम हुआ, लेकिन यहाँ अब फर्दर और भी ज्यादा एडवांस एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, प्लस रिपीट भी कर सकते हैं। जब ये सारा कुछ हो जाएगा और ये सपोर्ट करता है, तो फिर साइंटिस्ट्स जो हैं वो थ्योरी डेवलप करते हैं। ये थ्योरी अगर प्रूव हो जाती है इन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो फिर वो प्रिंसिपल या लॉ बन जाता है, और वो लॉ जो है तो फिर पूरी दुनिया में वो साइंटिस्ट उसको डिसेमिनेट करते हैं, फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? या तो रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है ये काम, और साथ साथ में मीडिया के जरिए भी ये डिसेमिनेट किया जाता है। अगर तो ये कोई डिजीज की वो है, क्या कहते हैं उसको, डिजीज के खिलाफ कोई मेडिसिन बन गई है, या कोई उसके जो है कॉजेज पता लग गए हैं, तो वो फिर मीडिया के जरिए भी पब्लिश किए जाते हैं। अच्छा, अब मलेरिया की बात हो रही थी कि पहले प्रॉब्लम क्या था? मलेरिया प्रॉब्लम था, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो मलेरिया वाज अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट टाइम्स एंड इट किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। अब ऑब्जर्वेशंस क्या आई उसकी बेस पे, जब
साइंटिस्ट्स ने, बायोलॉजिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया, पहला ऑब्जर्वेशन आई कि शायद मलेरिया और जो मार्शी एरियाज हैं जहां पर ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है, या लेक्स हैं, या जहां पर कीचड़ ज्यादा है, पानी की वजह से, बारिशों की वजह से पानी कहीं खड़ा भी हो गया है, तो वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस मलेरिया और मार्शी एरियाज के दरमियान कोई रिलेशन है। सो मलेरिया एंड मार्शी एरियाज, दे हैव रिलेशन। दूसरा उन्होंने ये किया कि क्विनीन जो मेडिसन थी, उन्होंने एक ट्री है सिंकोना, सिंकोना ट्री की बार्क से निकाला, और जब मलेरियल पेशेंट्स को इस दवाई से ट्रीट किया गया तो इट वाज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो मलेरिया की जो पेशेंट्स थे उनको बड़ा फर्क पड़ा था, वो सेहतमंद होने लगे थे। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। तो मतलब है कि अगर वो जहां पर मार्शी एरिया था, खड़ा हुआ पानी था, अगर उससे लोग पानी पी रहे थे तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। अच्छा, चौथी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। तो मलेरियल पेशेंट की ब्लड में प्लाज्मोडियम जो है वो पाया गया। हाइपोथेसिस क्या बना इन तमाम ऑब्जर्वेशंस की बेस पे? हाइपोथेसिस बना प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब डिडक्शन हो रही है इसमें, इफ एंड देन लॉजिक इसमें यूज होगी कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की का रीजन है, मलेरिया इसकी वजह से आ रहा है, then all malarial patients then all malarial patients should have plasmodium in their blood। तो फिर ये है कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स होंगे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अच्छा, इस पे एक्सपेरिमेंटेशन की गई। कंट्रोल ग्रुप में क्या किया उन्होंने? 100 हेल्दी बंदों का ब्लड लिया। सो दे टुक ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया कि जो पेशेंट्स थे, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स, उनका लिया गया। जब रिजल्ट आया तो इन्होंने देखा कि तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। ऑलमोस्ट ऑल, मे बी एक दो में ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट्स ब्लड हैड प्लाज्मोडियम। जब हेल्दी पर्सन्स के ब्लड को चेक किया गया था, 7 हेल्दी पर्सन, जो कि 100 में से 7 हेल्दी पर्सन्स थे, उनमें भी प्लाज्मोडियम पाया गया। तो इसका मतलब था कि प्लाज्मोडियम उनकी ब्लड में वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। अभी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ये वो टाइम है कि जब पैरासाइट एंटर होता है होस्ट में, और उसके सिम्टम्स, उस टाइम से लेकर उसके सिम्टम्स तक, जब वो बीमारी उभर के सामने आती है, सिम्टम्स ऑफ डिजीज सामने आने शुरू हो जाते हैं, इस दोनों के दरमियान जो टाइम है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अच्छा, अब जब ये देखा गया कि जी मलेरियल पेशेंट तमाम के ब्लड में प्लाज्मोडियम था, तो वो हाइपोथेसिस जो इन्होंने बनाया था कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से, यानी इफ मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, तो तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम देन यानी होना चाहिए। तो हाइपोथेसिस क्या बना था इस पे? हम दोबारा वापस जाते हैं। हाइपोथेसिस इस पे बना था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी प्लाज्मोडियम जो है वो इसकी मेन रीजन है। अब जब ये सारा कुछ प्रूव हो गया तो हाइपोथेसिस भी ट्रू साबित हो गया। फिर इनके जो रिजल्ट्स थे, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, क्या किया कि उन्होंने अनाउंस किया या पब्लिश किया जर्नल्स में भी, मैगजीन्स में, जो साइंटिफिक मैगजीन्स होते हैं, और वर्ल्ड वाइड उनको पब्लिश किया। वो इसलिए किया कि उस जमाने में जो मलेरिया थी वो उससे काफ़ी लोग, उनकी डेथ्स हो गई थी, तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए
ये रिजल्ट्स उन्होंने पब्लिश किए ताकि पूरी दुनिया इससे फायदा उठाए जहां जहां मलेरिया फैला हुआ है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है इसकी। दूसरी एग्जाम्पल, वो ये पहली एग्जाम्पल जो थी वो कॉज ऑफ मलेरिया के बारे में थी कि कॉज क्या था, प्लाज्मोडियम कॉज था। वो हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गया। दूसरा जो इसी इसी बेस पे कि ये पूरी साइंटिफिक प्रॉब्लम के स्टेप्स इन पे अप्लाई हो, वो है स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि कैसे ये स्प्रेड होती है, एक बंदे से दूसरे को कैसे लगती है, या किसी इन बर्ड्स हैं तो एक बर्ड से दूसरे बर्ड को कैसे लग रही है। तो उसके लिए सबसे पहला तो ये था कि हम किसी वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम ये थी, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन के ब्लड तक ये प्लाज्मोडियम कैसे जाता है, कैसे पहुंचता है वहां पर। इट वॉज फाउंड दैट, ये इस तरह पाया जाया कि डिजीज वॉज मोर कॉमन इन एरियाज नियर स्टेगनेंट वाटर। जहां जहां पर भी पानी खड़ा था, चाहे गढ़ों में खड़ा था, सड़कों के ऊपर खड़ा था, या किसी लेक के किनारे या तालाब के किनारे जो पानी था, पॉन्ड्स के किनारे जो पानी था, वहां पर ये मॉस्किटो ज्यादा ब्रीड हो रहे थे, वहां पर डिजीज ज्यादा कॉमन थी। अच्छा, दूसरी बात, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि मलेरिया जो है वो एसोसिएट, वो मतलब कि इससे इसका कोई कनेक्शन जरूर है कि ये जहां जहां पर मार्शी प्लेसेस हैं, पानी खड़े हुए हैं, तो जरूर मलेरिया उन इलाकों पे है, तो मलेरिया वहां पर उससे एसोसिएट हो रहा है, मतलब कि उससे रिलेशन है कोई इस चीज का। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, जो ड्रिंकिंग वाटर था उसने मलेरिया कॉज नहीं की। फिर वो इस वजह से जब इन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि प्लाज्मोडियम तो उन पानी में मौजूद ही नहीं था। फिर प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसफर हुआ इन उन लोगों ने प्लाज्मोडियम इस वजह से कहा, तो उन्होंने सोचा कि ये तो कोई कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के लिए आ रहे हैं, पानी पीने के लिए या इस इलाके में रह रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, पानी में नहीं है ये। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स दैट विजिट मार्शी वाटर। तो प्रॉब्लम क्या थी कि टू फाइंड द एजेंट, वो उस एजेंट को हमने फाइंड करना है दैट इज विजिटिंग मार्शी वाटर। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशंस के लिए एक फिजिशियन था, उसका नाम था A F A किंग। उसने 20 ऑब्जर्वेशंस लिखी। कुछ ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपकी बुक में है। पहली ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी, उसने देखा कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, जो भी बाहर सो रहे थे, उनको मलेरिया हुआ। ज्यादा उन लोगों में ज्यादा मलेरिया फैला जब इन्होंने कंपैरिजन की उन लोगों के जो घरों के अंदर सो रहे थे, कमरों के अंदर जो सो रहे थे। दूसरा दूसरी मेजर ऑब्जर्वेशन ये थी, मेन ऑब्जर्वेशन, कि वो बंदे जो किसी जाली लगा के अपने बिस्तर के गिर्द, जिसको फाइन नेट्स की तरह की जाली लगाई, वो लोग जो बाहर सोए, अब जो बाहर सोए उनमें वो लोग जिन्होंने नेट्स लगाए हुए थे अपने बिस्तर के गिर्द और उसके अंदर जाके सोए, दे डिड नॉट गेट मलेरिया देन दोज विदाउट नेट्स, या और जो बगैर नेट के सोते रहे थे उनको ज्यादा ये बीमारी लगी। अच्छा, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर, अब वो बंदे जो किसी ऐसी जगह पे सोए हुए हैं कि जहां पर उनके इर्द गिर्द रात को लकड़ियां लगा ली और धुआं उठ रहा है, तो वो स्मोकी फायर के गिर्द भी उनको जो है उनको मलेरिया नहीं लगा। दे डिड नॉट गेट मलेरिया दोज हु स्लेप्ट नियर स्मोकी प्लेसेस। इससे इन्होंने क्या हाइपोथेसिस डेवलप किया, ये 20 ऑब्जर्वेशंस पे AFA किंग ने, उन्होंने हाइपोथेसिस डेवलप किया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये एक्चुअली मॉस्किटोज हैं जो ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर रहे हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ। अब डिडक्शंस इन्होंने क्या की, 2 डिडक्शंस इन्होंने की।
यानी रिजल्ट इसमें कंक्लूजन और इस तरह के निकाले कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट, प्रिडिक्शन निकाली प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। Plasmodium can get, mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. और मस्कीटो अगर उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो उसको भी वो कैरी कर लेगा, उसको अपने साथ ले आएगा, वो अपने साथ उस मलेरिया को अपने साथ वो ले जाएगा। पहले उन्होंने किया कि जो मॉस्किटोज हैं उन्होंने ये उनकी वजह से है, तो अगर मॉस्किटो की वजह से है तो उनमें ये प्लाज्मोडियम होना चाहिए। दूसरा, अगर हेल्दी मॉस्किटो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट कर दे तो वो मॉस्किटो में कुछ अरसे बाद इंक्यूबेशन पीरियड जब वो पूरा हो जाए तो उस अरसे में ये प्लाज्मोडियम उसमें मौजूद होना चाहिए फिर, या उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद। ये दो मेन डिडक्शंस इसमें हुई। फिर रोनाल्ड रॉस थे जो ब्रिटिश फिजिशियन थे लेकिन इंडिया में रहते थे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया कि फीमेल मॉस्किटो ली जिसका नाम है क्यूलेक्स। इस फीमेल मॉस्किटो ने इसको छोड़ा, अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। जब उसने इस मॉस्किटो ने, क्यूलेक्स ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो फिर उसके बाद रॉस ने मॉस्किटो को किल किया और चेक किया तो देखा कि प्लाज्मोडियम तो उसमें मौजूद था और वो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वो मल्टीप्लाई होता रहा मॉस्किटो के स्टमक में। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने कि यही फीमेल मॉस्किटो अब जिसके स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो गया और उसके स्टमक में अब मौजूद था, उसी मॉस्किटो को लिया और एक बर्ड, स्पैरो यानी चिड़िया को उसके पास छोड़ा ताकि वो हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। जब उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो क्या हो गया कि सेम मॉस्किटो बाइट हेल्दी स्पैरो, तो उन स्पैरोज में भी जाके मलेरिया मौजूद था। अब ये तो स्पैरोज में इन्होंने वो किया, एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, इसमें ये एक पॉइंट इधर ये मिस कर गया हूं मैं, वो ये है कि ए और बी दो किस्म के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने लगाए, दो किस्म के। अच्छा, ए और बी। पहले में लगाया फीमेल मॉस्किटो बाइटिंग मलेरियल पेशेंट, और फिर उन्होंने मॉस्किटो को किल किया और प्लाज्मोडियम जब चेक किया तो प्लाज्मोडियम उसमें मौजूद था जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान। अब इस वाले को नहीं लिया, यहां पर ये वाली जगह पे उन्होंने उस मॉस्किटो को नहीं लिया, ये वाला तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट, जिसमें फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स को लिया और वो हेल्दी मॉस्किटो थी। उस मॉस्किटो ने अब उस बर्ड को यानी स्पैरो को बाइट किया जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी मलेरिया के साथ, मलेरिया से वो इन्फेक्टेड थी। यानी फीमेल हेल्दी मॉस्किटो ने स्पैरो को अब बाइट किया और स्पैरो जो थी उसमें मलेरिया मौजूद था, फीमेल मॉस्किटो अब हेल्दी थी। जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कि अच्छा, जब उन्होंने उस जो फीमेल मॉस्किटो ने पहले इन्फेक्टेड को बाइट किया, अब इस मॉस्किटो को लेके और उनको हेल्दी स्पैरो के साथ छोड़ दिया। पहले इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट करवाया हेल्दी मॉस्किटो को, अब जब इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट किया जिसमें मलेरिया था तो डेफिनेटली ये मॉस्किटो में तो मलेरिया आ गया। अब यही मॉस्किटो को लेके इन्होंने हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। जब हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया तो क्या हुआ कि तमाम हेल्दी स्पैरोज में वो मलेरिया जो है वो मौजूद था।
यानी जितने भी इन बर्ड्स थे, चिड़ियाएं थी, इनमें इनमें वो मलेरिया चला गया, ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ये तो स्पैरो पे एक्सपेरिमेंट हो गया सारा, ठीक है। ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन जब तक कि कोई परमिशन ना हो। लेकिन उन दिनों में, ये सेंचुरीज एगो, इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग इन्होंने स्टार्ट किए। वो भी एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टार्ट किए। तो उन्होंने क्या किया कि एनोफिलीज मॉस्किटो को लिया, उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया। एनोफेलिस एनोफेलिस मॉस्किटो हेल्दी था। उसने जब मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, तो इन इटालियन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उन मॉस्किटो को कुछ दिन के लिए रखा, ताकि वो इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाए, और उसमें इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई होते रहे। फिर क्या किया, इन मॉस्किटो को लेके उससे एक हेल्दी मैन को बाइट करवाया। जब हेल्दी मैन को बाइट करवाया, उस पर्सन में, उस इंसान में जो हेल्दी पर्सन था, उसमें मलेरिया ट्रांसफर हो गया और वो इन्फेक्ट हो गया मलेरिया और बीमार हो गया। अच्छा, अब रिजल्ट क्या आया कि ये हाइपोथेसिस प्रूव हो गया कि एक्चुअली दीज आर मॉस्किटोज दैट ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। यहां पर ये टॉपिक मुकम्मल होता है। थोड़ी सी डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में है, एमसीक्यूज के लिहाज से ये क्वेश्चन आ सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, कि क्या होता है जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी होस्ट को। होस्ट होस्ट मतलब कि कोई ह्यूमन बीइंग उनका होस्ट है, या स्पैरो उनका होस्ट है, तो उनको बाइट करते हैं। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा सलाइवा अपना, जो इनके जो थूक होती है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट के अंदर, उस सरफेस के ऊपर अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, ये सलाइवा मॉस्किटो के फूड कैनाल में ब्लड जो ये सक कर रहे हैं उनको स्टॉप, और ब्लड क्या है, ब्लड थोड़े अरसे बाद वो जमना शुरू हो जाता है, क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो सलाइवा का काम ये है कि अगर ये मॉस्किटो के फूड कैनाल में जा रहा है, तो ये ब्लड जो है ये क्लॉट ना हो, और इसी तरह वो होस्ट की जगह पे भी जहां पर सलाइवा चला गया है, उस इलाके में भी वो क्लॉट नहीं होगा, तो वो आराम से उसको ले लेके अपने बॉडी में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक टॉपिक हो गया, एक छोटा सा वो है। दूसरा छोटा सा टॉपिक है, अब ये क्या हुआ कि स्पैरो जो बीमार थी, उसको हेल्दी मॉस्किटो ने बाइट किया और ट्रांसफर किया एक और हेल्दी पर्सन को, हेल्दी स्पैरो को। तो दरमियान में ये मॉस्किटो जो है, ये एक कैरियर का काम कर रही है कि इधर से लेके उधर लेके जा रही है। तो इनको कहा जाता है वेक्टर, या इनको कहा जाता है ट्रांसमिटर। ये ट्रांसमिट करते हैं, एक से डिजीज लेके दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। डेफिनेशन क्या है वेक्टर की? ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म कैरिंग, जो कि कैरी कर रहा है अपने अंदर पैरासाइट को या डिजीज को, एंड ट्रांसफरिंग द पैरासाइट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अब ये दरमियान वाला काम दे रहा है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या मलेरिया की मौजूद है, वो क्विनीन पाउडर लिया जाता है, जिसको जो छाल होती है दरख्त की, सिंकोना ट्री के छाल से, यानी जिसको बार्क कहा जाता है, उसमें से निकाली जाती है ये वाली। ये क्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग है। थोड़ी डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में वो है डेंगी फीवर की। और ये फीवर फैलता है किससे? डेंगी वायरस से फैलता है, और ये इसमें भी मॉस्किटो इन्वॉल्व है कि मॉस्किटो ये वायरस ट्रांसफर करता है। कौन सा मॉस्किटो? उस मॉस्किटो का नाम है एजीज इजिप्टियाई। एजीज इजिप्टियाई। अब इस एजिस इजिप्टियाई की बॉडी के ऊपर, बॉडी ट्रंक के ऊपर
ज़ेब्रा की तरह ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं। और ये डेंगू वायरस हाई फीवर कॉज करता है। ये डेंगू वायरस की वजह से क्या हो जाता है कि ह्यूमन में नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यूरिन में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है, लिवर एनलार्ज हो जाता है। लेकिन इसकी कोई एंटीवायरस मौजूद नहीं है ट्रीटमेंट, मगर प्रिवेंशंस इसकी मौजूद हैं। प्रिवेंशंस क्या हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन करनी चाहिए कि मस्कीटो बंदे को बाइट ना करे। दूसरी ये कि एफर्ट्स करनी चाहिए कि टू प्रिवेंट मस्कीटो ब्रीडिंग, उस इलाके को साफ कर देना चाहिए जहां पर मस्कीटोस की ब्रीडिंग हो रही है। पानी खड़ा है तो पानी को निकाल देना चाहिए, और वहां पर मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेस कर देने चाहिए जो उसके लिए यूज होते हैं मस्कीटो को मारने के लिए। अच्छा, समरी इन मस्कीटोस की ये है, जो वेक्टर है, मस्कीटो वेक्टर है, अगर बर्ड से ट्रांसफर करता है उसका नाम है क्यूलेक्स। उस मॉस्किटो का नाम क्या ट्रांसफर करता है, कौन सी डिजीज ट्रांसफर करता है? मलेरिया। और ये ट्रांसफर क्या कर रहा है, किस एजेंट के थ्रू, ओके, किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू? प्लाज्मोडियम के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है। ह्यूमन के दरमियान जो वेक्टर का काम करता है, मलेरिया को ट्रांसफर करता है, उस मॉस्किटो का नाम है एनोफेलिस। और ये भी मलेरिया ही कॉज कर रहा है प्लाज्मोडियम के जरिए। अब ह्यूमन के लिए ही जो मॉस्किटो है उसका नाम है एडीज इजिप्टियाई, लेकिन ये डेंगी फीवर कॉज कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है डेंगी वायरस को। अच्छा, अब आगे दो और छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं कि थ्योरी क्या है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल और लॉ क्या है। थ्योरी वो है कि अगर हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो गया कि ये ट्रू है, और तो उस वो बन जाती है थ्योरी। जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है। प्रिंसिपल और लॉ क्या है कि जब यही थ्योरी ये वेरीफाई हो जाती है कि ये कंफर्म्ड ये थ्योरी है और वाइडली यूज होने लग जाती है, उसकी एप्लीकेबिलिटी पूरी दुनिया में यूज हो रही है, तो फिर क्या हो जाता है कि वो और सच साबित हो जाती है, तो वो थ्योरी दैट बिकम्स अ प्रिंसिपल, और इसको लॉ भी कहते हैं, प्रिंसिपल और लॉ। एग्जाम्पल यहां पर मेंडल के जो दो जेनेटिक लॉज हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक आप लोगों की बुक में है, उसको कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? डेफिनेशन उसकी ये है कि टू प्रिडिक्ट, यानी कुछ इसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि क्या होगा, क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा। लेकिन जो डाटा सामने हमारे है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा डाटा अगर मौजूद है वेदर का, कि जनवरी से दिसंबर तक पिछले 5 साल में इस तरह का वेदर हो रहा है, तो उन 5 साल के डाटा पे हम बता सकते हैं कि इन फ्यूचर जून में महीना जो है, जून का महीना जो है वो गर्म रहता है, उसमें टेम्परेचर ये होगा। अच्छा, अब डाटा के लिए दो किस्म के वो यूज किए जाते हैं डाटा एनालिसिस के मेथड। एक तो रेशियो यूज की जाती है, दूसरा प्रोपोर्शन यूज किया जाता है। रेशियो क्या है? ये एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ कंपैरिजन है। सो इट इज कंपैरिजन ऑफ वन नंबर विद अनदर नंबर। जबकि प्रोपोर्शन क्या है? टू इक्वल रेशियोज, अगर दो रेशियोज हैं, वो उनका कंपैरिजन किया जाए, एक लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ उनको रखा जाए और इक्वल का साइन लगाया जाए, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। रेशियो की मिसाल ऐसी है कि अगर हमारे पास टोटल फ्लावर्स 140 हैं, 140 फ्लावर्स हमारे पास है 140, और 105 उसमें रेड फ्लावर हैं और 35 फ्लावर्स आ जाते हैं व्हाइट वाले, तो रेशियो क्या बनती है? 105 35, इसकी रेशियो निकालें।
तो इनको काट दें 5 से, 21 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 105, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड कर लें तो 7 से डिवाइड कर लें तो 5 आया। अब अगर फर्दर प्रोपोर्शन इसको बिल्कुल सिंपल नंबर्स में लाई जाए तो 3:1 आती है। ये प्रोपोर्शन है, लेकिन सॉरी ये रेशियो है। प्रोपोर्शन ये है कि हम फ्लिपिंग ऑफ कॉइन करें, 50% हेड आएंगे, 50% टेल आएंगे, या कोई एक्सपेरिमेंट हमारे पास हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 30 स्पैरोज हैं, उनको मॉस्किटोज ने बाइट किया, 24 जो है उनमें इन्फेक्शन हो गई मलेरिया की। तो प्रोपोर्शन क्या आएगा, x/100 एक इमेजिनरी फिगर और 25/30। तो प्रोपोर्शन हमारे पास आएगा 25/30 इंटू 100, 80 प्रोपोर्शन हमारे पास आ गया। ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है और अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, डाटा की इंपॉर्टेंस ये है कि इन इस तरह के डाटा की बेस पे हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट होगा, या हाइपोथेसिस मॉडिफाई होगा, या हाइपोथेसिस कंफर्म होगा। अब जो पहला हाइपोथेसिस था कि मलेरिया अकर्स इन मार्शी प्लेसेस, तो मार्शी प्लेसेस और मार्शी वाटर दे कॉज मलेरिया। पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया अकर्स इन मार्शी प्लेसेस। हाइपोथेसिस बना कि मार्शी वाटर कॉजेस मलेरिया। एक्सपेरिमेंट किया गया, 20 लोगों ने मार्शी प्लेसेस से पानी पिया। रिजल्ट क्या आया? नो वन सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, कोई बंदा भी सफर नहीं हुआ मलेरिया से। तो ऊपर का जो हाइपोथेसिस था कि मार्शी वाटर कॉजेस मलेरिया, वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। जब ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, आफ्टर रिजेक्शन अब मॉडिफिकेशन उस हाइपोथेसिस की हुई। मॉडिफिकेशन क्या हुई कि एक्चुअली पानी तो नहीं है, लेकिन वहां पर प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ द मलेरिया। अब इस को कंफर्म करने के लिए क्या हुआ कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए टू कंफर्म द हाइपोथेसिस। वहां से कंफर्म हो गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। यहां पर हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है और मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें चैप्टर 3 शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू वेरी मच।